सतीश जी, कार्यक्रम की क्योंकि शुरुआत बैटलफील्ड 2023 के नाम से है, तो मैं एक बात सीधे तौर पे विषय पे आता हूँ। आपके हाथ में संगठन की बागडोर आए हुए एक लंबा समय हुआ। लोगों ने आपके साथ जब आप यहाँ प्रेसिडेंट बन के आए तो अपनी एक आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं जोड़ ली कि सतीश जी भाई साहब आ गए हैं, अब ये फला काम हो जाएगा और फला काम हो जाएगा। 2023 में इलेक्शन है, कितने तैयार मानते हैं खुद को आप? आप अंदाज लगा सकते हैं कि मैं कितना तैयार हूं कि मेरे दूसरे साथी मैदान में ही नहीं आए। मुझे बताया कि उनको बुखार है। मैं कामना करूंगा कि वो जल्दी स्वस्थ हों, लेकिन ये भी शुभ कामना करूंगा कि वो राजनीतिक बुखार नहीं हो। आपका सवाल था कि मैं अध्यक्ष के नाते मेरे से बहुत अपेक्षाएं कार्यकर्ता की, जनता की, उसके लिए मैं कितना तैयार हूं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि मैं चूरू जिले के बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ और जिस दिन पैदा हुआ उस समय घड़ी नहीं थी, कैलेंडर नहीं था, और माँ से जब जन्मतिथि पूछी तो उसने कहा बेटा दीपावली के 11 दिन पहले पैदा हुआ था। मैं वहाँ से यहाँ एक विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सबसे बड़े प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर आपके बीच में हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि 2023 के लिए मेरा कमिटमेंट कितना है, मेरे जज्बात कितने हैं और मेरी तैयारी कितनी है। राजस्थान में चुनाव अक्सर 90 के बाद परसेप्शन के आधार पर होते रहे। जनधारणा जनता तय करती है। यहाँ बैठे हुए लोग या राजनेता या राजनीतिक दल या ब्यूरोक्रेट या मीडिया, खेत में बैठा हुआ आदमी तय करता है कि इस बार सत्ता किसकी आनी है। ये एक पक्ष है, परसेप्शन। दूसरा है एंटी इनकम्बेंसी। आपकी चर्चा में हो सकता है बातें बाद में आए, लेकिन 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उसकी प्रबलता राजस्थान में है। किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी जो देश की सर्वाधिक 32% यहाँ है, अपराध 7 लाख से भी ज़्यादा मुकदमे पहली बार राजस्थान जैसे शांतिपूर्ण प्रदेश में दर्ज हुए, और करप्शन का मेन्यू कार्ड बन गया कि रेट तय होगी। ढाबे में जैसे दाल फ्राई की रेट होती है वैसे यहाँ कामकाज की रेट है। मेरी नज़र में 4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ, इसके अलावा भी बहुत मुद्दे हैं, लेकिन चारों मुद्दों पर सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी। आपने तैयारी के लिए पूछा। मैं चाहता हूं कि मेरे से जो अपेक्षा कार्यकर्ता की, जनता की है, हमारा संगठन अपनी ताकत के बूते पर 2000 में सत्ता में आए, उसके लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। उसकी तैयारी की चर्चा आपके किसी और प्रश्न में आयोजित करूंगा, लेकिन 2023 के लिए मैं पूरे तरीके से समर्पित हूं और इस बात के लिए भी समर्पित हूं कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आए। उसके लिए मुझे जितना परिश्रम करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, जितनी चुनौतियां होंगी उनका सबका मुकाबला करूंगा। सतीश जी, इसमें कोई दौराई नहीं कि अगर आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आपकी प्राथमिकता भी ये है कि राजनीतिक पार्टी के तौर पे चुनाव जीते जाएं, सत्ता हासिल की जाए। लेकिन क्या ये सही नहीं कि पिछले 2 उपचुनावों के अंदर जो पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के द्वारा लगातार इस चीज़ को प्रोपोगेट किया गया कि ये एक रिपोर्ट कार्ड था? तो क्या वाकई उन 2 चुनावों की हार को रिपोर्ट कार्ड माने तो तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह लगता है। फिर दूसरी बात, संगठनात्मक रूप से जो चुनौतियां आपके सामने हैं, क्या उनको इस छोटे समय के अंदर ओवरकम किया जा सकता है? मैं ये मानता हूं कि उपचुनाव में जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो नहीं थी, और उसका एक बड़ा कारण उसकी सतह पर लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं। सारे चुनाव कोरोना की सहानुभूति में हुए अधिकांश, और उनके परिवारों को टिकट दोनों ही दलों ने दी, लेकिन 2 जगह भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद से समझौता नहीं किया, और यही कारण था कि वो कांग्रेस के पक्ष में वो चीज़ें चली गई। और भी बहुत सारे इक्वेशन थे, स्थानीय समीकरण थी। उपचुनाव के बारे में वैसे जनरली ये माना जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसके पक्ष में होते हैं, लेकिन एक दूसरा बड़ा चुनाव हुआ जिस पर फोकस कम है लोगों का, उसका एनालिसिस लोग कम करते हैं, न मीडिया करता न सोशल मीडिया करता। राजस्थान में पंचायती राज आज़ादी के बाद बहुत सक्षम और प्रबल है,
और जनता का पार्टिसिपेशन भी उतनी ही तादाद में होता है। यानी आप वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे तो लोकसभा विधानसभा से भी ज़्यादा होगी। लगभग 4.5 करोड़ वोटर्स हैं, मतदाता है। उन 4.5 करोड़ मतदाताओं का चुनाव हुआ पंचायती राज का। अभी तक का ट्रेंड ये रहा, पंचायती राज लागू होने के बाद 1964 के बाद लगातार पंचायती राज चुनाव होने के लागू होने के बाद ये पहला अवसर था जब किसी विपक्षी दल को सर्वाधिक बढ़त मिली। यानी 33 जिला परिषद में 18 पे भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई, कांग्रेस को महज 10 पर संतोष करना पड़ा। जिला परिषद के 1014 वार्ड थे जिसमें 505 पे बीजेपी जीती। 4.5 करोड़ मतदाताओं में किसी अपोजिशन पार्टी की इस तरीके की परफॉर्मेंस पहली बार थी। इसको आप मिनी इलेक्शन मान सकते हैं, इसको लिटमस टेस्ट मान सकते हैं, इसको मैंडेट मान सकते हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं कि मौजूदा समय के अंदर कार्यकर्ता बैठकों में व्यस्त है और सिर्फ बैठकों में व्यस्त है, और इस बात का एक परसेप्शन बन गया कि उदयपुर जैसी घटनाएं, करौली जैसी घटनाओं ने बीजेपी के लिए धरातल तैयार कर दिया, और आने वाले चुनाव में अगर भाजपा का कार्यकर्ता ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं करे तो भी सरकार हमारी ही आएगी, बीजेपी की ही आएगी। क्या ये सच नहीं कि कार्यकर्ता के मन में ऐसा विचार बनने लगा है? नहीं, मैंने शुरू में ही कहा पहले प्रश्न में कि मैं इस बात से बहुत ज़्यादा इस पर मेरा फोकस नहीं है कि तात्कालिक मुद्दे क्या हैं, एंटी इनकम्बेंसी कितनी है, परसेप्शन क्या है और रिलीजियस पोलराइजेशन क्या है। उस पर मैं इसलिए कमिटेड हूं कि हम लोग अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में आना चाह रहे हैं, और उसका कारण है उससे पहले तक बीजेपी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का इतिहास 90 के बाद ही शुरू होता है। जनसंघ की एक मर्यादा थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। हम लोग कैडर की पार्टी थे और आज मासेस की पार्टी हैं। दूसरे दलों से भी लोग आए, उनको भी ऑनर किया और हम लोग नीचे तक पहुंचे। आज 52,000 बूथ पे 47,000 बूथ पर पार्टी की नीचे तक की इकाई पे लोग पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। मेरी कोशिश है और मेरा भरोसा भी है और मेरा विश्वास भी है, इसी मंच पर 2023 में कोशिश करूंगा कि हम दोबारा मिलेंगे तो आपको मेरी आज की, मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूं और न भविष्य बेता हूं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि अब के जो सरकार आएगी वो कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ही आएगी। 2023 में 2/3 बहुमत के साथ आएगी। ये बहुत सही बात कही आपने कि 2023 में जो भी सरकार आएगी वो कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे चर्चा इस मंच को जानने का हक है। क्या ये सच नहीं कि कार्यकर्ताओं पे आपको जितना भरोसा है उतने ही बड़े नेताओं में जो धड़े बने हुए हैं उसको लेकर आपकी चिंता है? क्या ये सच नहीं कि विधानसभा में भी कभी कभी एमएलए बटे हुए दिखाई देते हैं? क्या ये सच नहीं कि राजस्थान की यात्राओं में, भले ही वो आपकी पदयात्रा हो या वसुंधरा जी की हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे यात्रा हो, एक असमंजस की स्थिति, एक असहजता की स्थिति कार्यकर्ता के मन में पनपी है कि आखिर हमारा चेहरा कौन, आखिर हमारा नेता कौन? मनोज जी, आपने मुझे बांध दिया इसलिए कि आपने शुरू में कहा कि पूनिया जी साफगोई के लिए जाने जाते हैं, बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। मंच को आशा भी यही है। और मैं ये कहूं कि नहीं, ये बिल्कुल राम राज्य की स्थापना पार्टी में हो गई तो भी मुझे लगता है कि आपके सवाल के साथ नाइंसाफी होगी। तो मैं इस बात से इनकार करूं कि राजनीतिक दलों में मतभेद नहीं होते हों तो मैं खुद झूठा हो जाऊंगा। मैं उससे इनकार नहीं करता। हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं हैं, एम्बिशन है, उनका ईगो है, एटीट्यूड है, अभिमान है। और मैं कई बार देखता हूं, मैं एक उदाहरण देता हूं मेरे कार्यकर्ताओं को और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके सामने भी। मैं अक्सर देखता हूं, जैसे कई बार किसी भजन संध्या में जाता हूं तो जो ढोलक बजाता है, हारमोनियम बजाता है, गाना गाता है, उनकी आपस में भी कई बार तालमेल बिगड़ जाती है। तो आंखें निकालते रहते हैं एक दूसरे को, ढोलक वाला हारमोनियम वाले की तरफ, हारमोनियम वाला गाने वाले की तरफ। तो मानते हैं कि यहाँ मंडली तो थोड़ी बिगड़ती गई, इतना तो है, ताल उतर गई। लेकिन फिर भी वो अच्छा गाते हैं, पूरा मनोरंजन भी करते हैं, भक्ति भाव से सरोबार करते हैं। लेकिन मैं इसलिए इस बात से मुझे कोई परहेज भी नहीं है और इस बात के लिए मैं मानसिक रूप से तैयार हूं। पर 2-3 चीजें होती हैं। जो संगठन जिसको कहते हैं उसकी अपनी एक ताकत होती है, उसका अपना एक तरीका होता है, उसकी परंपरा रीति नीति होती है।
मैं आज हूं तो उसी ताकत के कारण हूं। मेरी मान्यता है तो उसी एक कार्यकर्ताओं में से मुख्य कार्यकर्ता के रूप में है। भीड़ को कोई संगठन नहीं कहता, उसका विधान होता है, उसके तौर तरीके होते हैं, परंपरा होती है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो खूबी है, संगठन उसका प्राण तत्व है। इसलिए वैचारिक रूप से किसी का मतभेद हो सकता है, हम नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन मैंने जिस कार्यकर्ता की बात की, मैंने जिस संगठन की बात की, वो अपने आप में इतना ताकतवर है कि जिस मतभेद की बात आप करते हैं उसकी तुलना यदि दूसरे दलों से करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कोसों आगे है। आप मुझे कहेंगे या किसी भी नेता को यदि पार्टी का आलाकमान कहेगा, संसदीय दल कहेगा, वो सब मतभेद के बाद भी उस मर्यादा से बंधे हैं और उस मर्यादा से बाहर जाने की मुझे लगता नहीं है कि इस पार्टी में कोई व्यक्ति इतनी नज़रअंदाज करेगा उस व्यवस्था को, सिस्टम को। इसलिए ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, तो आपको उस अम्ब्रेला के नीचे, उस झंडे के नीचे कमिटमेंट के साथ चलना है। आपकी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं, एम्बिशन अलग है, वो कंप्रोमाइज़ तो आपको पार्टी के डिसिप्लिन से करना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ये जो चैलेंज जो आपने मेरे लिए कहा है, उस चैलेंज के लिए पार्टी सक्षम है उसको मीट आउट करने के लिए। आप मतलब दूसरे दलों के साथ जब खुद को कंपेयर करते हैं तो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा कुर्ता ज़्यादा कम दागदार है, दूसरों के जो कुर्ते हैं वो ज़्यादा दागदार हैं। खैर, लेकिन बड़ा बात यह है कि क्या ये भी सच है कि पूर्व के अंदर जो अध्यक्ष रहे या जो वरिष्ठ नेता हैं आज पार्टी में, वो कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन रखते हैं सतीश पूनिया से, उनके कार्य पद्धति से, उनकी कार्यशैली से, और इसी कारण से आलाकमान भी गफलत में है कि आखिर राजस्थान में क्या फैसले लिए जाएं? नहीं, राजस्थान और हिंदुस्तान हो चाहे, वहाँ गॉसिप का, पॉलिटिकल गॉसिप का अपने एक स्थान है, जगह है। अभी चर्चा हो रही थी आरफा जी के सेशन में कि सोशल मीडिया हो गया, वहाँ मानहानि भी बड़ी आसान है और किसी के लिए कुछ भी लिखना, पढ़ना, सुनना आसान है। और मुझे लगता है कि मैंने जहाँ से जीवन शुरू किया, परिवार से लेकर संगठन के जो संस्कार हैं, मेरी तरफ से किसी भी नेता के सम्मान में कोई कमी नहीं है। मेरे बारे में अंदर क्या राय रखते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आप यहाँ जो लोग बैठे हैं वो अधिकांश कुछ लोग ऐसे भी होंगे तो अंग्रेजी के एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन। मुझे अपने कर्म पर यकीन है और मुझे अपने काम पर संतुष्टि है। मेरे बारे में दूसरे लोग क्या राय रखते हैं, अंदर क्या राय है, बाहर उनकी राय सबकी ठीक है और मुझे लगता है कि सबकी ठीक ही रहेगी। आज अगर प्रदेश में हम लिस्ट बनाने निकले तो लगभग सतीश जी 7 से 8 नाम ऐसे हैं जो खुद को मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार मानते हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के और निश्चिंतता के साथ ये भी कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो अध्यक्ष के तौर पे आप क्या सोचते हैं, आप भी एक स्वाभाविक कैंडिडेट होंगे मुख्यमंत्री के लिए राजस्थान में? आपने तो ऐसा सवाल पूछ लिया जैसे कुंवारे से शादी के लिए पूछ लिया जाए। मतलब इच्छा तो है शादी की इच्छा तो है कुंवारे को? नहीं, इच्छा दो तरीके की होती है। यदि कुंवारे की शादी नहीं होती हो तो किसी दूल्हे की बारात में वो जोर शोर से नाचता है। देखिए, ऐसा है कि दो पक्ष है। किसी समय ये कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि ये यहाँ लीडरशिप की क्राइसिस है, वैक्यूम है, नेताओं की कमी है, फेसेज नहीं है। अब ये सवाल भी हो सकता है कि आपका फेस क्या होगा। तो एक लोग सामान्य तौर पर बड़े नेता, हर छोटे बड़े नेता जवाब देते हैं कि मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम, यही चेहरा होगा, कमल का फूल होगा। लेकिन चेहरों की कोई सेट फिनोमेना नहीं है। आपने देश के अनेक हिस्सों में देखा होगा, कहीं प्रोजेक्ट कर दिया, कहीं नहीं कर दिया। तो इसके बारे में कोई संविधान में कुछ नहीं लिखा गया, न पार्टी के न देश के संविधान में। ये परिस्थितिजन्य है। और इसलिए पहली बात तो आपके सवाल से आपने 7-8 बताए तो मुझे खुशी हुई, क्योंकि पहले तो लोग कहते थे कि इनके पास नेता ही नहीं है। अब 7-8 हैं तो मेरे लिए अध्यक्ष के नाते खुशी है कि हमारे पास इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं कि एक तरफ क्राइसिस था, वैक्यूम था, और आज 7-8 कॉम्पिटेंट लोग हैं। तो ये पार्टी की ताकत है। यहाँ हमारे राजस्थान में कहा जाता है कि अगर मामा ज़्यादा हों तो भांजा भूखा रहता है। अगर 7-8 कैंडिडेट मैं गिना सकता हूँ तो मान के चलिए कि कार्यकर्ता कहीं भूखा नहीं रह जाए। उसकी जो लालसा, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं
वो कहीं अधूरी नहीं रह जाए, विषय वो है। आप यकीन मानिए, मैं शब्दों के प्रति समर्पित हूं। न मामा भूखा होगा, न कार्यकर्ता भूखा होगा, न राजस्थान की जनता भूखी होगी। एक पिछले दिनों जब राज्यसभा के चुनाव हुए, घनश्याम तिवारी जी को यहाँ से राज्यसभा में पार्टी ने भेजा, उससे पहले किरोड़ीलाल मीणा जी को भेजा था। एक विषय बार बार निकल के आया, कई बार राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा का कारण भी बना कि ये दोनों नाम क्या वाकई किसी को सप्रेस करने के लिए, किसी को एक मैसेज देने के लिए चुने गए, या इनके पीछे कोई और कारण था? देखिए, दोनों ही योग्य नाम हैं और दोनों बहुत लंबे अरसे से पार्टी के विचार के लिए प्रतिबद्ध रहे। राजनीति में काम करते करते एक सामान्य सा विचलन स्वाभाविक है, उसके भी कारण कई हो सकते हैं, लेकिन पार्टी ने उनकी पार्टी के प्रति की गई सेवाओं के लिए और उनकी योग्यता को देखते हुए उनको उच्च सदन में भेजा। आपने दो नाम लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी का। बहुत कम लोगों को पता होगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बीकानेर में और संघ की शाखा लगाते थे। उस जमाने में जब इस तरीके के गांव से निकले हुए किसी ट्राइबल के एक्टिविस्ट को और जुड़ने के लिए लोग तरसते थे, वो जुड़े, बड़ी शिद्दत से काम किया। दूसरा, घनश्याम तिवारी जी 19 महीने उन लोगों में से हैं कि देश की आज़ादी के बाद जो दूसरा बड़ा आंदोलन हुआ वो आपातकाल का संघर्ष था। उस आपातकाल के संघर्ष में उस व्यक्ति ने 19 महीने जेल की यातनाएं सही हैं, तो आज पार्टी उसको डिस्कार्ड कैसे करेगी? उसके बाद उन्होंने पार्टी से भी खूब संघर्ष किया और अलग पार्टी बना के चुनाव भी लड़ा। किया होगा बेशक, लेकिन हम उनके पृष्ठभूमि को और उनके पिछले पास्ट को नहीं बोले। जो उन्होंने कमिट किया, जिस तरीके से वो पार्टी से जुड़े रहे और लंबे अरसे तक संघर्ष किया, वो एक कालखंड था बीच का। जो मैंने कहा कि ये विचलन जीवन में बहुत लोगों के जीवन में आता है, सामान्य जीवन में भी आता है, राजनीति में भी आता है। इसलिए हम उनकी पिछली खूबियों को भूल दें, नज़रअंदाज करें तो ये न्याय नहीं होता। तो दोनों की अपनी योग्यता, काबिलियत और कमिटमेंट था, इसलिए उनको भेजा। अभी हाल ही में आपने जो वागड़ के अंदर पदयात्रा करी, उसमें युवाओं का एक भरपूर समर्थन आपके पीछे देखने को मिला, लेकिन क्या ये सच है कि पार्टी के वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता अब कार्यशैली के अंदर कहीं खुद को नेपथ्य में पाते हैं? और इसके साथ से एक जुड़ा हुआ प्रश्न और है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 75 वर्ष का जो राइडर है वो लागू किया जाएगा? आपकी व्यक्तिगत राय क्या रहेगी उस पर? देखिए, पार्टी में मैं जो समझता हूँ 8 साल से और 80 साल तक का जो भी काम करता है उसका सम्मान है। अब आपने उम्र की बात कही है तो ये सवाल ऐसा है कि काफी लोग नाराज भी हो सकते हैं, इसीलिए पूछा है मैंने। क्योंकि राजनीति में इस बात पे बड़ा कंट्राडिक्शन है और आखिर तक भी आदमी की मंशा रहती है कि वो तिरंगे में लिपट के जाए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, क्योंकि सरकार 60 साल में रिटायर कर देती है किसी कर्मचारी को, बाद में लगाती है तो पे माइनस पेंशन पे लगाती है, लेकिन उसकी मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक या जो भी चीज़ें कोई मापदंड किसी ने तय किए होंगे, मैंने कभी उसको ठीक से गौर किया नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जनसंघ के नेता हुआ करते थे और अच्छे विचारक हैं नानाजी देशमुख। उन्होंने कहा कि राजनीति के लोगों की भी सेवानिवृत्ति की आयु होनी चाहिए। तो पूछा किसी ने कितनी होनी चाहिए, तो उन्होंने तो 65 वर्ष में खुद ने, नानाजी देशमुख ऐसे बिरले व्यक्ति हैं देश की राजनीति में जिन्होंने ये कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए और 65 वर्ष के बाद वो स्वैच्छिक रूप से राजनीति से, सक्रिय राजनीति से अपने आप को सामाजिक कामों में उन्होंने संलग्न कर लिया था। अब मैं ये कहूँ कि 65 तो बहुत लोग ये कहेंगे साहब ये थोड़ी कम है, तो मैं नानाजी देशमुख की बात में थोड़ी ऐड कर देता हूँ कि 70 आपने उदाहरण देके अपने मन की बात तो कह दी कम से कम। 70 साल के बाद में मुझे लगता है कि व्यक्ति को और मार्गदर्शन देना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, उनकी भी मेरी तरफ निगाहें कि ये क्या कहेगा। तो मैं इस बात पे इत्तेफाक रखता हूँ कि आदमी राजनीति की सेवानिवृत्ति की आयु होनी चाहिए और सेवानिवृत्ति की आयु से पहले उसकी मंशा होनी चाहिए कि वो नई लीडरशिप को मौका दे और उनको आगे बढ़ने का अवसर दे। चलिए, ये तो क्लियर हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष जी अपने व्यक्तिगत विचार के आधार पे एक सेवानिवृत्ति की आयु
मैं समर्थन करते हैं? 70 साल में मैं सेवानिवृत्ति ले लूंगा, मैं ये कमिट कर सकता हूं इस मंच पे। अब पार्टी की हालत पूछते हैं। पार्टी के अंदर क्या ये नियम लागू कर पाएंगे, और अगर हाँ तो ऐसा माना जाए कि आने वाला चुनाव जनरेशन नेक्स्ट का होगा? मेरी कई इच्छाओं में से एक इच्छा है कि मैं पार्टी के लिए एक योग्य और ऊर्जावान और नया नेतृत्व तैयार करूं। उसकी मैं कोशिश कर रहा हूं और मैंने वो काम शुरू कर दिया है। इसलिए मैं पार्टी का विधान तो नहीं बनाता, लेकिन मेरी इच्छा है कि इस उम्र के पक्ष को भी पार्टी को देखना चाहिए। अपेक्षाकृत नए लोग आए, इसकी भी कोशिश होनी चाहिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि पार्टी जब 200 सीटों पर लड़ेगी तो उसमें कम से कम 50% ऊर्जावान नए लोग चुनाव लड़ें, ये मेरी कोशिश रहेगी। बहुत, इससे तो कम से कम ये आशा की जा सकती है कि आने वाला चुनाव बीजेपी के लिए एक नई लीडरशिप तैयार करने वाला चुनाव होगा। बिल्कुल, आप यकीन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय जो राजस्थान से सीधा संबंध रखता है वो ये कि केंद्र में जो प्रदेश के नेता स्थापित हैं वो ऐसा फीडबैक दे रहे हैं जिसके कारण प्रदेश नेतृत्व जो प्रदेश के अंदर यहाँ जयपुर में है उसको परेशानी हो रही है। क्या ये सच है कि वहाँ पे जो मंत्री हैं, वहाँ पे जो पदाधिकारी हैं, वो पटरी तालमेल नहीं बैठा पा रहे प्रदेश के मौजूदा नेतृत्व से? नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। बाकी तो देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी भूमिका है। मुझे जो काम दिया मैं कर रहा हूँ, दिल्ली के लोगों को जो काम दिया वो कर रहे हैं। मुझे कहीं लगता नहीं कि उनको कोई परेशानी है, यहाँ किसी तरीके से यहाँ कोई उनकी वजह से कोई परेशानी है। बाकी तो भविष्य की भूमिका तो पार्टी को ही तय करनी है, तो उसमें किसी को आशंकित होने की आवश्यकता नहीं। एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चला ऑपरेशन लोटस, जिसमें केंद्र और राज्य का समन्वय नहीं होना एक तो पहलू था ही, लेकिन उसके कारण पार्टी की बदनामी भी बहुत हुई। अध्यक्ष के तौर पे आप ऑपरेशन लोटस को किस तरह देखते हैं? आम जनता समझ ही नहीं पाई पहले तो कि लोकतंत्र से जीती हुई बहुमत की सरकार को आखिर गिराने की जरूरत क्या पड़ गई थी? नहीं, कोई गिरना चाहे तो उसको हमने बचाने का ठेका थोड़ी लिया है। मतलब आपका सहयोग था? नहीं, मुझे पहले तो ऑपरेशन लोटस पे आपत्ति है, क्योंकि ऐसा कोई ऑपरेशन था ही नहीं। दूसरी बात, ये तो जो जितने यहाँ लोग बैठे हैं या जो मुझे सुन रहे होंगे, हमने तो कोई न तो भविष्यवाणी की थी, न कोई धमकी दी थी, न कोई किसी तरीके से लोभ लालच दिया था, न कोई दबाव था। लालच की बात तो आई है, लालच की बात तो आई है। नहीं, वो सुनी सुनाई बातें, उसमें तो कोई भी कह सकता है कि आप मनोज माथुर को मैनेज करके लाए हो। देखिए, ऐसा है कि वो खुद की पार्टी का पीसीसी का चीफ, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वो यदि 40 दिन तक सरकार को और पार्टी को छोड़ के एक तरफ रहे, दूसरे कोने पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे सरकार रहे, तो इसमें गलती किसकी है? कांग्रेस के आलाकमान की, कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व की। हमने थोड़ी कहा था अलग हो जाओ, एक रहो भाई, राजस्थान की सरकार ठीक चलाओ। मैंने कई बार कहा है कि इनके झगड़े का असर राजस्थान की गवर्नेंस पे पड़ा है, राजस्थान के डेवलपमेंट पर पड़ा है। उनको एक होना चाहिए था, हमने नहीं कहा था उनको अलग हो जाओ। अब वो खुद यदि गिरना चाह रहे थे तो हम तो देख रहे थे शांति से। राजद्रोह के मुकदमे उनके आपस में दर्ज हुए, एसओजी की इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की, एसीबी में उन्हीं के मामले थे, उन्हीं के लोगों के खिलाफ थे। ये काम हमने नहीं किया। क्या इस ऑपरेशन की वजह से बीजेपी को कुछ डिफेम होने का डर नहीं लगा? नहीं, मुझे लगता नहीं है। डिफेम तो हम क्यों होंगे? डिफेम कांग्रेस हुई है, उनका अपना झगड़ा था, उसको अभी तक केंद्र का आलाकमान ठीक नहीं कर पाया। उसका रिफ्लेक्शन अभी भी गवर्नेंस पे आज भी आ ही रहा है। मुख्यमंत्री जितना सचिवालय में होना चाहिए उतने घर में रहते हैं, और घर से बाहर रहते हैं तो दिल्ली में रहते हैं। और दिल्ली के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम बीच में मुख्यमंत्री के तौर पे इतने बड़े स्तर पे लाए गए। आप कह रहे हैं कि मैं अनभिज्ञ था इस पूरे प्रोजेक्ट से, मैं अलग था। वसुंधरा राजे जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अभयदान दे दिया था सरकार को। इन सब अफवाहों के बीच में असलियत क्या थी? आखिर बीजेपी का रोल क्या था? बीजेपी कैसे स्पेक्टेटर के तौर पे बाहर से देख रही थी, या वो लोग, कुछ लोगों ने संपर्क किया था जिनको कंसीडर किया या नहीं किया गया? रोल क्या था बीजेपी का? बीजेपी एक अच्छे श्रोता और दर्शक की तरह देख रही थी। क्या मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और अपने जो मेरे सवाल थे उनको अब वाकई ऐसे मुद्दे पे लाना चाह रहा हूं जो सीधे तौर पे जनता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप विपक्ष में हैं तो ज़्यादा उम्मीद लोगों को आपसे नहीं करनी चाहिए।
सत्ता के पास शक्तियां हैं, लेकिन एक प्रभावशाली विपक्ष नहीं होने की वजह से ब्यूरोक्रेसी और सत्ताधारी पार्टियां दोनों ही छिटक जाती हैं जनता से। मौजूदा समय में ब्यूरोक्रेसी को लेकर आपकी क्या सोच है? क्या आप वाकई सोचते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जनता के फेवर में काम कर रहा है या कुछ कमियां हैं जिनको सुधारा जाना चाहिए? देखिए, देश ने एक बड़ा उत्कृष्ट संविधान दिया है और उसमें जो 3 अंग हैं, जो हमारी विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, हम एक चौथे स्तंभ की बात करते हैं, तो उस नाते हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन जो 3 अंग हैं उनकी अपनी बड़ी भूमिका है। लेकिन यदि लेजिस्लेशन की बात करेंगे और जिससे शासन बनता है, शासन को नीतियों को क्रियान्वयन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि फलां सरकार बहुत अच्छी थी, नीतियाँ अच्छी थी, लेकिन क्रियान्वित नहीं हुई, एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो ये जो कमी है, इसलिए सामान्य तौर पर किसी भी अच्छी सरकार को चलने के लिए, जिसको शासन या सुशासन कहेंगे, तो सरकार और नौकरशाही, इनका यदि अच्छा तालमेल होगा तो वो सरकार भी ठीक चलेगी और नीतियों की क्रियान्विति भी ठीक से होगी। लेकिन यदि यहाँ कोई गतिरोध पैदा होता है, जो अक्सर सुनने में आता है, राजनेताओं का तो अभिमान ये है कि हम चुन के आते हैं, हम जनता की अदालत से आते हैं। एक ब्यूरोक्रेट का ये अभिमान है कि मैं बहुत परिश्रम करके आता हूँ, पढ़ के आता हूँ, मैं 18-18 घंटे पढ़ाई करता हूँ जब मैं IAS बना हूँ। लेकिन दोनों ही ऐसा नहीं है कि वो समाज पर एहसान कर रहे हों। वो यदि जनता से चुन के आता है तो जनता के ऑब्लिगेशन से ही आते हैं। ये यदि पब्लिक सर्वेंट है ब्यूरोक्रेट, जिसके बारे में कहा यही जाता है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह है, उसके दरवाजे पर कोई आए, सुनने का अधिकार है। ये जो गतिरोध हम देखते हैं, वैसे ये तो आदर्शवाद की बात है। मौजूदा समय में सेटअप जो है उस पर आप कितने संतुष्ट हैं? अभी नहीं है। खासतौर पर राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी का, अच्छी ब्यूरोक्रेसी का क्राइसिस है, तालमेल की भी कमी है, क्योंकि यदि ये नहीं होता तो आप ही लिखते हैं कलम से, आप अपने विजुअल्स दिखाते हैं कि आज किसी विधायक ने, सत्ताधारी विधायक ने किसी अधिकारी के लिए कहा। अभी पिछले दिनों एक विधायक ने तो इस्तीफा तक की दे दिया था कि मंत्री ने, कि ऐसे पद से तो, जिल्लत भरे पद से तो ऐसा है कि मंत्री नहीं रहूं तो ही ठीक है। ये सारा ब्यूरोक्रेसी का ही एक्सप्लॉइटेशन था। तो किसी सरकार में ब्यूरोक्रेसी और सरकार का तालमेल नहीं होगा तो उसका असर जनता पर पड़ता है, उसके काम पर पड़ता है। मेरा जो प्रश्न है भाई साहब, वो उसका शुरुआत यहाँ से हुई जब मैंने उस खबर को देखा था जिसमें केंद्रीय मंत्री ने यहाँ तक कहा कि सारे अधिकारियों की लिस्टिंग की जा रही है और उन सबको परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या फ्रस्ट्रेशन लेवल बीजेपी के नेताओं में इतना हो गया कि अधिकारी सुन ही नहीं रहे और जनता के काम नहीं हो रहे? नहीं, वो तो सरकार के लोगों को नहीं सुन रहे, तो विपक्ष की तो बात अलग है। सरकार के एक आपके पास में इतने आंकड़े होंगे कि कोई दर्जनों विधायकों की रोज कोई न कोई शिकायत आती है, कोई धरने पे बैठ रहा है, कोई नंगे पैर चल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। सत्ताधारी दल के विधायकों की ही कंप्लेंट ब्यूरोक्रेसी से पहले, हमारा नंबर तो बाद में आता है। वो जो किसी रेफरेंस में कहा गया होगा वो आपको फ्रस्ट्रेशन लगता होगा, लेकिन व्यवस्था पर तो जरूर सवाल खड़े होते ही हैं। तो राजस्थान जैसे प्रदेश में यहाँ ब्यूरोक्रेसी की भी अच्छी परंपरा रही है। यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का देश में नाम रहा है और इसलिए उस पर छोटी मोटी नज़र लगी होगी। और मैं यदि उस बात पे आऊँ, यहाँ बहुत लोगों ने पहले सत्ताएं की हैं। भैरव सिंह शेखावत जी इसलिए अजात शत्रु कहे जाते हैं कि वो खुद बहुत किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं गए थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को अच्छा चलाते थे। ये उनके पास हुनर था, इस बात का हार्मोनी थी। वो इस तरीके के टैलेंटेड ब्यूरोक्रेट्स को अप्रिशिएट करते थे, उनको काम में लगाते थे। उनकी रिजीम में काम किए हुए लोग आज दिल्ली की सरकार में अच्छी जगह बैठे हैं। तो यानी उनको संरक्षण देने वाले, पैट्रोनेज करने वाला, उनको अप्रिशिएट करने वाला, उनको मोटिवेट करने वाला, तो ब्यूरोक्रेसी भी इंसानों की तो है, उसमें कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आए वो लोग, हमारे समाज के लोग हैं। अब क्योंकि ये चर्चा, ये बातचीत अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, तो ऐसे में मैं अपने पहले प्रश्न से वापस एक बार रिकनेक्ट करते हुए एक ऐसी चुनौती आपके के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं जो आपने जब बागडोर संभाली तो आपके सामने थी और आपने उसको सफलतापूर्वक ओवरकम कर लिया, और साथ में एक ऐसी चुनौती प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जो अभी भी आपके लिए माधुरी दीक्षित के हसीन सपने जैसी है। मैंने एक जगह सुना कि आपकी फेवरेट हीरोइन माधुरी दीक्षित है। ऐसा कौन सा सपना है जो आप अभी भी पूरा करना चाह रहे हैं अध्यक्ष के तौर पे?
देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो कोविड की थी, कोरोना की, क्योंकि मैं अध्यक्ष बना और उसके बाद कोरोना का पूरा भीषण महामारी थी। उसमें किसी को सूझा ही नहीं था क्या होगा। मैंने ये देखा कि यदि आपकी नीयत ठीक हो और आपको यदि प्रेरणा ठीक मिलती हो तो ठीक काम कर सकते हैं। राजस्थान एक बड़ी आबादी का प्रदेश है, तो चुनौती थी कि यहाँ के लोगों को भरोसा कैसे पैदा किया जाए। मैं खुद महसूस करता हूँ और मुझे वो समझ के और सोच के मुझे ऊर्जा मिलती है कि उस कोरोना के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी की एक रचनात्मक शक्ल लोगों के सामने आई और मैं ये समझ पाया कि अब हम नारों की नहीं सरोकारों की पार्टी भी हैं। इसलिए राजस्थान के लोगों को उस कोविड की महामारी में सेवा के जरिए जो काम पार्टी के लोगों ने किया, और मुझे अफसोस भी है, मुझे फक्र भी है कि मेरे 685 कार्यकर्ता केवल कोरोना के कालखंड में सेवा करते हुए शहीद हो गए। करोड़ों लोगों तक भोजन, राशन, और केवल मैं नहीं कह रहा, हमारी जब आप प्रधानमंत्री वाला एक एपिसोड मुझे ध्यान है जिसमें वो आप अपने शब्दों में ही कहें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे लिए खैर, क्योंकि मैंने जहाँ से शुरू किया कि मैं झोंपड़ी से आया और छोटे से गांव से आया और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने मेरे जैसे किसी गांव के लड़के को, मुझे समय मिला था सिर्फ 8 मिनट का, और मुझे कोरोना की उस पूरी प्रोसेस में पार्टी ने क्या किया ये मुझे वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करना था। देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे जो वहाँ पर उनके जो कमेंट थे वो मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थे, क्योंकि राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने और राजस्थान की जनता ने सहयोग करके उस कोरोना की जो लड़ाई को लड़ा। मेरे लिए संतोष का काम था कि मैं उस कोरोना की विभीषिका में अध्यक्ष के नाते और पार्टी की शक्ल बदल पाया, पार्टी की रचनात्मक रूप से खड़ा कर पाया। तो मेरे लिए जो संतोष की बात है वो ये है। और चुनौतियाँ, या सिर्फ एक चुनौती जो आप सोचते हैं कि ये पूरा करना है इलेक्शन से पहले? नहीं, चुनौती तो खैर देखिए, राजनीति का पक्ष ऐसा ही है कि इसमें चैलेंजेस तो होंगे ही, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता और मैं भी मना नहीं कर रहा। चुनौतियां पार्टी के भीतर भी रहती हैं, पार्टी के बाहर भी रहती हैं और मुझे उन सब के बीच में काम करना ही है, क्योंकि ये राजनीति का क्षेत्र मैंने अपनी इच्छा से चुना है, इसलिए जो चैलेंजेज होंगे उनको फेस करूंगा। पर जैसे मैंने कहा कि मेरी एक तीसरी जो इच्छा है कि पार्टी का एक पक्ष है कि हमने इसको सामाजिक सरोकारों से जोड़ा, मेरे लिए संतोष है, लेकिन 2023 को जीतने के लिए कि मेरा जो सपना है कि मुझे अध्यक्ष के नाते, आपने जो कहा उसमें मेरा कोई एम्बिशन नहीं है। मैं पार्टी को बिल्कुल कहने के लिए नहीं जा रहा हूं कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाइए, न मैं किसी कार्यकर्ता को कहूंगा, न जनता को कहूंगा, न पार्टी को कहूंगा। वो पार्टी को तय करना है, संसदीय बोर्ड को तय करना है, उसमें मेरा अपना कोई एम्बिशन नहीं है। पर एक मेरी इच्छा जरूर है, मेरा सपना है कि मैं गांव से आता हूं और मेरे जैसे किसान परिवार को यदि अवसर मिला है तो मेरी इच्छा है कि पार्टी मेरे नेतृत्व में 2023 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए, और इसलिए संगठन की शक्ल को हम 52,000 बूथों तक लेकर जाएं, जो मैं अभी 47,000 बूथ की बात कर रहा था। मेरी इच्छा है कि 52,000 बूथ पर पार्टी मजबूती से खड़ी हो और परिणाम सुखद हो, ये मेरी इच्छा है। ये बैटलफील्ड 2023 का जो टॉपिक लेके हम लोग चले थे उसको कहीं ना कहीं हम वाइंड अप करने की ओर हैं। एक आखिरी प्रश्न जो शायद आपको दुविधा में डालेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मंच से कोई एक टॉपिक, एक योजना, एक कार्यक्रम कुछ ऐसा बताएं जिसको लेकर आप संतुष्ट हैं। अशोक गहलोत जी के प्रयासों से आप कहेंगे कि हाँ ये काम ठीक हुआ, मुख्यमंत्री ने काम अच्छा किया। बहुत हो सकता है चैलेंजिंग हो, लेकिन कुछ ऐसा जिसको आप समझते हैं कि मौजूदा सरकार ने सही किया काम। मुख्यमंत्री के नाते गहलोत जी वैसे तो सम्मान के पात्र हैं, लेकिन अच्छा काम ये किया है कि हमारा जो कांग्रेस मुक्त का अभियान है उसमें वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए वो बहादुर शाह जफर साबित होंगे, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं वो। तो मैं क्या क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं या आप लोग लेंगे? 3 प्रश्न ले सकते हैं ना? तो जो आयोजकों की इजाजत है वो 3 प्रश्न की है। यहां से शुरू करते हैं। माइक एक बार। हाँ, बहुत सीधा सपाट सटीक। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल है कि 2023 के अंदर जिस तरह से अपर हाउस में और लोकसभा के अंदर मुस्लिम विहीन
पार्लियामेंट है, राजस्थान के अंदर 2023 का जो चुनाव होगा, जिस तरह से 2018 में आपने एक टिकट यूनुस खान साहब को टोंक से दिया था, क्या 2023 में आंकड़ा बढ़ेगा मुस्लिम्स को टिकट देने का? देखिए, हमारे यहाँ संविधान, लोकतंत्र ये सबको अवसर देता है। कुछ पार्टियां ज़्यादा देती हैं, कुछ कम देती हैं। इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है। यदि पूर्वाग्रह होता, मैं जो आपकी सवाल की भावना समझ रहा हूं, यदि पूर्वाग्रह होता तो वाजपेयी साहब की पहल पर देश के सच्चे वैज्ञानिक और मुस्लिम एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति नहीं होते। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर भी होता है। तो ये काम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में जो लोग योग्य हैं, जीतने की क्षमता रखते हैं और जिन पर पार्टी दांव लगा सकती है, उस पर जाति, पंथ, धर्म और मजहब आड़े नहीं आता है। ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आएगी तो मैं निरपेक्ष फैसला करूंगा। मुझे कोई योग्य व्यक्ति मिलेंगे तो जिसके बारे में मैं पार्टी को राय दूंगा। मुझे फैसला नहीं करना, संसदीय दल को करना है, लेकिन मैं आपकी भावनाओं से अवगत जरूर कराऊंगा कि मुझे किसी टॉक शो में किसी सज्जन ने सवाल किया था। मैं किशोर जी से एक बार, किशोर जी हमारे फ्रेटर्निटी के सीनियर भी हैं। आदरणीय सतीश पूनिया जी, अभी आपने जिक्र किया कि जिसकी सरकार होती है उसके उपचुनाव लगभग जीते जाते हैं। जब आप अध्यक्ष बने तो कार्यकर्ताओं को वाकई खुशी हुई कि अपना अध्यक्ष बना और आपने उनको कार्यकर्ताओं को पार्षद और पंचायतों में टिकट भी दिए और जीत के भी आए। हमने आपको आपके कठोर निर्णय के लिए भी देखा है बहुत नज़दीक से। आप करेक्ट कर सकते हैं, मैं अगर गलत हूँ कि शायद 2008 में आपको टिकट दिया गया था, शाहपुरा से आपने इनकार कर दिया था, शायद ऐसा कुछ है। मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ। 2013 से 2018 के बीच में आपकी सरकार थी, वसुंधरा सरकार थी, और 22 विधानसभा चुनावों में आपकी पार्टी को शिकस्त दी थी। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सचिन पायलट जी। छोटा रख ले। हाँ, बस खत्म कर रहा। और अब चूंकि चुनाव हुआ, आप विपक्ष में हैं, आपके टाइम में जो उपचुनाव हुआ उसमें अधिकतर सीटों पे आप हारे। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या 2023 का जो चुनाव होगा राजस्थान में नए नेतृत्व के बीच में चुनाव होगा? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, जो स्थापित नेता हैं उनसे अलग हटके नए नेताओं के बीच में क्या ये चुनाव होगा? देखिए, इसमें नरेंद्र मोदी जी एक्सेप्शन हो सकते हैं, बाकी तो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप दिख ही रहा है कि जनरेशन बदल रही है, नई पीढ़ी आ रही है। आप देश के नक्शे में चीफ मिनिस्टर्स को देखेंगे तो अपेक्षाकृत उम्र के नाते भी और वैचारिक रूप से भी उस तरीके के लोगों का इंडक्शन हुआ है। तो इसमें कोई परहेज भी नहीं है, बुराई भी नहीं है। लीडरशिप तो एक सतत प्रक्रिया है। आज मैं इस जगह बैठा हूँ, मेरी जगह कुछ वर्षों बाद कोई और व्यक्ति आएगा, तो उम्मीद कर सकते हैं लीडरशिप तो परिवर्तन कारक है। पार्टी उसकी हामी है और उसके लिए कोशिश कर ही रही है, प्रयोग भी किए हैं और सफल भी हुए हैं दोनों पार्टियों की। कांग्रेस वाले तो आए नहीं ना। इन टोटल क्या वाकई आपको लगता है कि जनरेशन चेंज होगी ऐसे? हाँ, होगी पक्का, उम्मीद कर सकते हैं नए लोग। हेलो, एनीवन? मैं इधर एक मिनट, ये एक बार बच्ची बहुत देर से। हाँ, प्लीज आप पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन है कि बीजेपी कांग्रेस बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रही है। अगर 2023 में बीजेपी आती है और जीतती है तो क्या क्या नए फैसले लिए जाएंगे वुमेन्स को लेकर, वुमेन सेफ्टी को लेकर, इन चीज़ों? बहुत अच्छा सवाल किया है और सामयिक भी है। देश की आधी आबादी है और बहुत उपनिषद, पुराण, वेदों में ये कहा गया, लेकिन मैं चाहूँगा आप लोगों से कि इस बच्ची के सवाल के लिए तालियां बजाइए आप। इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए अपनी बात रखी है, जिस मुझे ये सोचने पर भी विवश कर दिया कि जिस प्रदेश में 18 बलात्कार रोज होते हों तो मैं इसको क्या जवाब दूं। जो देश में आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पर हम बैठे हैं, जिसको अमृत काल कहते हैं,
अमृत महोत्सव कहते हैं। मैं यदि राजनीति के इतर बात करूं, मैं चोला छोड़ दिया ये मान लीजिए, इन 75 वर्षों में आधी आबादी को, अभी मैं आरफा जी को सुन रहा था, मैं गांव से आता हूं, अधिकांश लोगों ने वो अनुभव किया होगा कि गांव की माताएं, बहनें और बेटियां अंधेरा होने का इंतजार करती थी। जो चीजें समय से बदलनी चाहिए थी वो बदली नहीं। उनके आरोग्य पर, उनकी सुरक्षा पर और सम्मान पर सीधे सीधे प्रश्न थे। उनके सम्मान पर चोट थी, स्वाभिमान पर चोट थी। एक प्रयास हुआ कि देश में 10 करोड़ से भी ज्यादा शौचालय बने और महिलाओं का जीवन बदलना शुरू हुआ। बैंक का खाता खुला, उज्ज्वला का कनेक्शन हुआ तो सीधे सीधे महिलाओं से उसको फायदा हुआ। लेकिन ये जो प्रश्न है ये पूरे देश से भी ताल्लुक रखता है, लेकिन मैं प्रदेश के लिए जिम्मेवार हूं और इन्होंने मुझे कहा है, बहुत चुनौतीपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दावा करते वक्त मेरी भी आत्मा कांपती है। समाज की विकृति अलग है, कमरे के भीतर का अपराध ये समाज की विकृति है, सरकार उससे पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन अपराध होते ही क्यों हैं? तो समाज अपने आप में एक बड़ी विडंबना और चुनौती के बीच है। लेकिन लोग भरोसा करते हैं सत्ता पे कि सत्ता बदलेगी और ये चीजें ठीक होंगी। अब मैं इस बच्ची के सवाल का सम्मान करते हुए इतना कह सकता हूं, इस सरकार से कई बार गुजारिश की, सदन में, सदन के बाहर इसकी चर्चा हुई, लेकिन राजस्थान के लिए शर्मनाक है। और यदि इसने कहा है, और मैं ईमानदारी से इस मंच पर कमिट कर सकता हूं कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और मैं आपको कह सकता हूं कि इस प्रदेश में बहन बेटियों पर आंख उठाने वाला कोई हिम्मत 2023 में और 23 के बाद नहीं कर पाएगा। ये मैं कमिटमेंट कर सकता हूं, भरोसा दे सकता हूं। यहाँ सवाल के दावेदार तो बहुत हैं, पर आयोजकों की इजाजत नहीं है, माफी चाहता हूँ। बाड़मेर बोल के आपने मेरा दिल जीत लिया। क्या एक मेरे कहने से एक सवाल ले सकते हैं? वो बाड़मेर जितनी दूरी पे ही बैठे हैं, ले लीजिए सवाल ही। बाड़मेर को विशेष प्रिविलेज है। आप आए कैसे? रेल की पटरियां तो झूल रही हैं पानी में। वेरी गुड क्वेश्चन। वो दोनों एक दल से संबंध रखते हैं, इसलिए हमारे यहाँ व्यक्ति चुनौती नहीं है। और मुझे लगता है कि 23 तक कांग्रेस चुनौती के रूप में रहेगी, इसकी शंका है मुझे। इसलिए मैं कंफर्टेबल हूँ आपके सवाल पर कि हमारी नज़र में तो मैं जो 2/3 का है, तो मुझे लगता नहीं फिर कहीं चुनौती की गुंजाइश बचती है। राजस्थान की जनता का इतिहास, परसेप्शन, एंटी इनकम्बेंसी और 2 नाम गिना दिए, वो पर्याप्त हैं बीजेपी के लिए।